भूपेश क्यों भूपेश बघेल के चुनाव जो प्रचार को प्रभावित करना चाह रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो इस तरह के तमाम जो बड़े विधानसभा चुनाव समय आपने एक चीज़ सुना होगा कि कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ही निपटा दिया। तमाम उटपटांग बयानबाजी भी हो रही है। ये कांग्रेस के तमाम लोग उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद कि अलग अलग कोलेटरल डैमेज करेंगे तो उस हिसाब से जो 400 का आंकड़ा है वो पार होना मुश्किल में हो सकता है, वो क्लीन स्वीप कर जाए। तो भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है, उनके खिलाफ में एक बोलना चाहिए, एक सामान्य से बोलना चाहिए कार्यकर्ता है, उनको उतारा गया मैदान। शराब घोटाला, महादेव घोटाला, ये सारी चीज़ों में बहुत कुछ डैमेज हुआ है क्या इनको, ऐसा लगता है। जब यहाँ से सरोज पांडे को कोरबा भेजा गया था तो मैंने बात की थी, तो वहाँ के जो पत्रकार थे उन्होंने साफ तौर ओवरऑल जिस तरह से जो बातें आ रही हैं उसमें सबसे सुपर लीड क्या मुद्दा करता है, हिंदुत्व करता है, क्या करता है। खड़ा हो जाए चुनाव में वो मोदी के दम पे ही दमदारी दिखा पाएगा। बिल्कुल 2014 से आप सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और ये घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है, ये विश्वास पत्र है। और विश्वास के आधार पे जनता जनार्दन के बीच में हम जाएंगे। उत्साह आदरणीय राजेंद्र साहू जी के पक्ष में यहाँ माहौल है। कांग्रेस यहाँ एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा का घोषणा पत्र बिल्कुल शून्य है। भारतीय जनता विशेष रूप से देखता हूँ आदरणीय मोदी जी का जो घोषणा पत्र है उसमें किसान के बारे में सब कुछ शून्य है। एक बार धोखे से जीत गए थे, अब बार बार वो नहीं होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अदावत सामने आ चुकी है और अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए दमखम पूरी तरह से पुरजोर तरीके से लगाया जा रहा है। और इन बातों में समीक्षा हम भी कर रहे हैं कि किसके बाहुबल में कितना दम है, किसके मुद्दों में, किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। इन सब विषयों को आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संतोष यादव। संतोष भाई, क्या देख पा रहे हो, छत्तीसगढ़ का सिनेरियो कैसा दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में बीते जब से 6 महीने से अपन देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल लोकसभा में भी दिख रहा है। क्या मुद्दे हैं, जैसे कि जो घोषणा पत्र आया, या आजकल ये हो गया है कि जो भी नेता जो खड़ा हो रहा है वो अपने दम पे तो बात कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ मोदी पे ही फोकस होकर बात कर रहा है। कोई भी नेता बीजेपी के नेता से बात कर लो तो वो ये कहता है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो क्या मोदी ही चेहरा बन चुका है पूरे देश भर में इस तरह से कि कोई भी खड़ा हो जाए चुनाव में वो मोदी के दम पे ही दमदारी दिखा पाएगा? बिल्कुल 2014 से आप देखिए तो 2014 अगर हम सिर्फ दुर्ग लोकसभा की बात छोड़ दें तो दुर्ग छत्तीसगढ़ के बाकी सीटों पर जो देश भर में जो एक माहौल था मोदी लहर, 2019 में भी देखने को मिला। और इस बार तो डबल फायदा इसलिए है कि इस बार राम लहर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप युवाओं में बात करें, महिलाओं में बात करें तो कहीं ना कहीं राम लहर भी दिख रही है। और मोदी की गारंटी तो खैर है ही है, क्योंकि उन्होंने जो जो अभी तक बड़े बड़े वादे किए, चाहे 370 हो, राम मंदिर जैसे कि हिंदुत्व का मसला ले लें, या फिर जो 370 की बात ले लें, या महतारी वंदन योजना में पैसा देने वाली बात ले लें, या धान के खरीदी या समर्थन मूल्य को जिस तरह से बढ़ाने की बात ले लें, ओवरऑल जिस तरह से जो बातें आ रही हैं उसमें सबसे सुपर लीड क्या मुद्दा करता है, हिंदुत्व करता है, क्या करता है? बेशक हिंदुत्व कर रहा है। और मोदी जी ने जो 10 साल में अपने आप को साबित करके दिखाया है देश में, तो आज की तारीख में है कि कैंडिडेट मायने नहीं रखता। जैसे मैं अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की घोषणा की थी तो मैंने बिलासपुर के कुछ अपने पत्रकार मित्रों से बात किया था, कोरबा के लेके, जब यहाँ से सरोज पांडे को कोरबा भेजा गया था तो मैंने बात की थी। तो वहाँ के जो पत्रकार थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मतलब कैंडिडेट मायने नहीं रखते कि आप किसको भेज रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, खाली मोदी लहर, मोदी की बात चल रही है। जैसे पिछले बार भी एक मोदी लहर चली थी, लेकिन 11 में से सीट ये दुर्ग वाली हारने का सामना करना पड़ा था। सरोज पांडे जी अब यहाँ से लड़ रही थी तो एक सीट हार हुई थी सरोज पांडे जी की। हाँ, 2014 की बात कर रहा हूँ। उस समय भी मोदी का एक बूम था, मोदी का एक लहर था। अभी क्या देखते हैं, कोरबा में स्थिति क्या रहेगी सरोज मैडम की? मैं तो वही आपको बताया ना कि मैं बिलासपुर के अपने पत्रकार मित्रों से जब मैंने इस संबंध में बात किया था सरोज पांडे जी को लेकर, जब टिकट फाइनल हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ कैंडिडेट मायने नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ मोदी का चेहरा, मोदी का नाम मायने रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि फायदे में रहेंगी सरोज पांडे। जैसा ईडी या बाकी जो एजेंसीज है जिनका शिकंजा अभी लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं उन पे कसा जा रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें अपन, तो उसको देखते हुए क्या लगता है, इन लोगों को काफ़ी कुछ डैमेज हुआ है क्या? बहुत सारी चीज़ों में, जैसे शराब घोटाला, महादेव घोटाला, ये सारी चीज़ों में बहुत कुछ डैमेज हुआ है क्या इनको, ऐसा लगता है? जैसा कि ये तो विधानसभा चुनाव भी आपने देखा था, इसका बहुत ज़्यादा असर तो पड़ा ही।
और हाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस हाँ, जो बचाव की स्थिति में उनको रहना, जो अपना पक्ष रखना था उस ढंग से अपना पक्ष रख नहीं पाई, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक होती गई और वो बैक होते गए। अब अपने आप को बचाव भी नहीं कर पाए वो ठीक ढंग से। देखो जैसे विधानसभा में अपन ने देखा था कि पाटन में जो संघर्ष हुआ, हालांकि भूपेश बघेल जीत दर्ज कर गए, मतलब सिटिंग मुख्यमंत्री थे। अभी क्या स्थिति देख पा रहे हो राजनांदगांव में? जैसे कि संतोष पांडे, कुछ लोग ये कहते हैं कि संतोष पांडे थोड़ा सा वीक हैं, मतलब कंटेंडर के नाम पे वीक हैं, लेकिन मोदी लहर में हो सकता है वो क्लीन स्वीप कर जाएं। तो भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है, उनके खिलाफ में एक बोलना चाहिए, एक सामान्य से बोलना चाहिए कार्यकर्ता है, उनको उतारा गया मैदान में। हालांकि अमित शाह जी की सभा वगैरह का इम्पैक्ट कुछ क्या पड़ने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बेशक बहुत बड़े नेता हैं और आज से नहीं है, लंबे समय से। और वो जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, जो भी कांग्रेस जी मुख्यमंत्री थे, तब से वो छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े नेता हैं। और इस दौरान वो 2 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, दुर्ग से और रायपुर से। तो वो ये अब पूर्व मुख्यमंत्री के नाते लोकसभा राजनांदगांव में लड़ रहे हैं, तो कोई बड़ा फैक्टर नहीं करता कि भूपेश बघेल है, बड़ा चेहरा है। तो चूँकि आप देखिए कि लहर सिर्फ और सिर्फ मोदी की चल रही है, और जनता में आप जब जाएंगे, जनमानस में आप बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं एक अजीब सा माहौल है, मतलब निराशा माहौल है। कांग्रेस को लोग जो पसंद करने वाले 400 पार का जो कैलकुलेशन बोल रहे हैं, जैसे अब टीएमसी का एक गढ़ है वेस्ट बंगाल, है ना, और जैसे जो साउथ में जो लॉबी काम कर रही है, जो मतलब बोलना चाहिए वहाँ की जो पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो लॉबी अलग बोल रही है कि हम संघर्ष करके अलग से लेके आएंगे। सपा वगैरह जो मेहनत कर रही है अपना यूपी में, और आपका जो बिहार में भी जो तंत्र बनाया जा रहा है एक प्रकार से, तो ये लोग कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के चुनाव जो प्रचार को प्रभावित करना चाह रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो इस तरह के तमाम जो बड़े इंटरनल रैंक की अलग अलग कोलेटरल डैमेज करेंगे, तो उस हिसाब से जो 400 का आंकड़ा है वो पार होना मुश्किल हो सकता है, और बाकी हो सकता है बाद में इनके अलायंसेस बने, अभी तो टूट रहे हैं। आप पार्टी भी उसमें कुछ ना कुछ दम दिखा रही है। देखिए आप 2014 से आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आप यूपी बिहार का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे जो उत्तर भारत का जो रिजल्ट है या दक्षिण भारत का रिजल्ट है, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बहुत अलग हो जाता है। लोकसभा चुनाव में लोग क्षेत्रीय दलों पर भरोसा कम कर पाते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी भी हमेशा यूपी में नुकसान में रही, राजद भी हमेशा नुकसान में रही, और टीएमसी के साथ तो हमेशा टक्कर ही रहा। तो ये मतलब बहुत बड़ा विषय नहीं कि अगर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर उन्होंने दावा किया 400 पार, 400 तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 380-390 के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुँचेगी। अगर छत्तीसगढ़ में कैलकुलेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी वहीं से खुलती है, जैसे कि जो बस्तर में सुपर लीड कर दे या फिर सरगुजा में सुपर लीड कर दे, इस तरह से भी वहाँ की जो बढ़त आती है उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। कवासी लखमा को एक बार फिर से मौका दी, अब कवासी लखमा कह रहे हैं कि इस बार तो मतलब मैं दिल्ली पहुंच के दिखाऊंगा और बस्तर की जल जंगल ज़मीन को मैं ही बचा सकता हूं, कह रहे हैं। क्या स्थिति हो सकती है वहां पर? बस्तर जो है वो अब परिस्थिति आप लोग विधानसभा चुनाव के समय देख चुके हैं, बदल गई है बस्तर की स्थिति। अब बस्तर भी कहीं ना कहीं भगवा में नज़र आ रहा है। कवासी लखमा भी अब एक गंभीर नेता के तौर पर नहीं है, वो कॉमेडियन के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं, इसलिए उनको लगातार विधानसभा चुनाव के समय आपने एक चीज़ सुना होगा कि कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ही निपटा दिया। तमाम उटपटांग बयानबाजी भी हो रही है, ये कांग्रेस के तमाम लोग उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही मौका देना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, थाली में परोस के जीत देना चाह रहे हैं। ये जो उटपटांग बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये क्या गुस्सा है उनके अंदर का, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अब इसी तरीके से ही बात रखना है और इसी तरीके से बात को डिलीवर करना है, तभी लोग जनता हमारे प्रति हमको कोई सुनने वाला है। जैसे होता है ना वायरल कंटेंट बनाना, तो वायरल कंटेंट तो बहुत लोगों तक पहुँच पाता है जी। तो जैसे चरणदास मैन जी का बयान आया, कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से उस तरह के बयान देने की, तो ऐसा मन में सोच रखें क्या कि कुछ वायरल बोल दो ताकि 2-4 दिन 10 दिन मीडिया में ये चीज़ें चलती रहें। देखिए हम बड़े नेता एक दूसरे को निपटाने पे भिड़े रहे, तो ये जो अच्छा खासा माहौल चल रहा था, भूपेश बघेल कहीं ना कहीं ठीक ठाक पोजीशन में आ सकते थे, वो इस तरह का बयानबाजी करके जो चरणदास महंत, मुझे तो लगता है कि मेरी अपनी राय है, मेरा अपनी मतलब है कुछ ना कुछ तो है इनके बीच चल रहा। तो इस तरह की तमाम बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति एक लोगों में दूरियां पैदा कर रही है। जो इस तरह के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। और वर्तमान राजनीति जब देशभर में भी जैसे बोलना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर के चुनाव को कैसे देख रहे हो? जम्मू कश्मीर में मतलब जिस तरह से 370 हटने के बाद जो माहौल बना है, अब कांग्रेस का तो खैर कहती है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ, लेकिन अभी भी
वहाँ ये कह रहे हैं कि अब लोगों ने पत्थर उठाना बंद कर दिया वहाँ पर, अब अपराध दर्ज होता है, देशद्रोह का अपराध दर्ज होता है। पहले लोग बड़े बड़े विदेशी झंडे लहरा दिया करते थे, तिरंगे को पैर में खून दिया करते थे, अब वो सब चीज़ें नहीं। इसका जो चुनावी इम्पैक्ट है ये कैसे होगा, मतलब वहाँ की जनता क्या सोच रही होगी? नहीं, वहाँ की जनता, मुझे जो जानकारी है, जो मैं मेरे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे जो यूपी बिहार के लोग वहाँ काम करने के गए, उनसे बात होती है, तो ये 370 हटने के बाद स्थिति परिस्थिति काफ़ी बदली है, चाहे वो किसी वर्ग विशेष के लोग हों। अब उनको लग रहा है कि हम 370 में रह के हमें काफ़ी मतलब हमारा विकास कम हुआ, और अब जो है उनको ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़े देश का हिस्सा है और हम एक जो भविष्य में विकसित राष्ट्र होने जा रहा है उसका हिस्सा है। तो उनके अंदर भी एक राष्ट्रवाद की भावना है, पनपी है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ जम्मू कश्मीर में भी दिखा। अच्छा, जैसे घोषणा पत्र में जो लोक लुभावन वादे हो रहे हैं, उसमें कोई नेता ये कहता है कि आपको महतारी बंधन में 1000 रुपये मिलेगा, कोई नेता ये कह रहा है, राहुल गांधी जी अब ये कह रहे हैं कि मतलब आपको 1 लाख रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें खटाखट पैसे आएगा। ऐसे इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, तो मतलब क्या लगता है अब जनता भी इन तरह के जो कॉम्पिटिशन वाले ऐलान हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती है, ज़्यादा सुनती है उन चीज़ों को? नहीं, देखिए, जनता ना बहुत समझदार हो गई। आप मुझे बताइए, चलिए 1000 रुपया लोगों के गले उतर जा रहा है, पच जा रहा है कि हाँ ठीक है, खुश है भाई, लेकिन 1000 से महिलाएं काफ़ी खुश भी है। और आप कल्पना तो कीजिए, आप पत्रकार हैं, मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हूँ, भारत का बजट ही 45,000 करोड़ है, और आप प्रति महीने 8,000 यानी 1 लाख की बात करते हैं, 8,000 हिसाब बढ़ता है, तो ये तो आपके भारत का जो बजट है उससे पार चला जाएगा। तो क्या उनको भी तो ऐसा ये उनको भी शायद पता है कि शायद सरकार ना आए तो बोल दो बड़ा बड़ा? हाँ, तो ये तो आप देखिए, इस तरह की बातें करने के कारण ही तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। मुझे जो लगता है कहीं ना जो राहुल गांधी है वो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरह की उटपटांग बातें करके। तो क्या अध्ययन नहीं है, गणित की समझ नहीं, आप देश के बजट से ज़्यादा आप पैसा देने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को एक हंसी के रूप में लेता है, मजाक किया। तो जैसे एक महंगाई और बेरोजगारी वाला मसला है, मतलब उस चीज़ को विपक्ष तो बहुत प्रायोरिटी से उठाते रहता है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। हालांकि वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपन जैसे कैलकुलेशन करें तो अपनी महंगाई दर कम है उसको कैलकुलेट करने पे, लेकिन आज भी जैसे शक्कर खरीदने जाओ तो महंगाई हुआ है, पेट्रोल डीजल खरीदने जाओ तो महंगाई हुआ है। तो इन सारी विषयों पे कोई ग्रास रूट का समाधान निकालने की आवश्यकता है, लगता है सभी जो भी सरकार में है। तो क्या उसके लिए सुझाव क्या हो सकता है? क्या मुझे तो नहीं लगता है कि महंगाई या बेरोजगारी कोई मुद्दा होगी, क्योंकि जीवन स्तर आदमी का बहुत ऊंचा उठा है सर। आप ही देखिए, आप की कल को सैलरी क्या थी, आज को क्या आपका आवक कितना है, तो ये कोई विषय नहीं। और भारत में बेरोजगारी तो दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं, हर साल उतनी संख्या में एक बेरोजगार पैदा हो रहा है, तो वो संभव नहीं है। तो इस मुद्दे पे बात ही करना बेकार। अच्छा, जैसे एक मसला है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में लेकर, उसको अभी प्रायोरिटी पे, मतलब जैसे कि अभी बटालियन नंबर 1 में फोर्स घुस गई है और वहाँ भी मतलब कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह और बड़े बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है और बहुत सारे सरेंडर्स भी हो रहे हैं। अमित शाह जी ने चुनाव के पहले ये कहा था कि आप हमें सरकार में लाइए, हम नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया कर देंगे। तो क्या उस दिशा में अब ये चीज़ें हो रही हैं, बढ़ रही हैं? ऐसा लग रहा है कि एग्रेसिव मोड पे फोर्स जो है वो अब उनके गढ़ में घुस रही है। जी जी जी, जगदलपुर के जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उनसे जो अक्सर चर्चा होती है, तो उनका कहना है कि अभी जो वर्तमान में नक्सली बहुत तेज़ी से सिकुड़े हैं, और इसी सिकुड़न की जो बौखलाहट है वो लगातार जो बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी से अब बस्तर से सिकुड़ते जा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, नक्सलियों का बस्तर से खात्मा होना बस्तर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस्तर को अगर ये नक्सली छोड़ दें तो विश्व के पर्यटन के नक्शे पर बस्तर जितना खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि अब जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, जैसे कि जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और बाकी और दलों के भी लोग दनादन बीजेपी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेहरे भी जुड़ जा रहे हैं, जैसे कि नवीन जिंदल का भी हम सोचे नहीं थे कि नवीन जिंदल का भी आना होगा, बीजेपी में प्रवेश होगा। बड़े से लेकर छोटे कैडर तक वो पूरा बीजेपी प्रवेश करे। कांग्रेस इसको ये बताती है कि वो कहीं कोई डर दहशत का वातावरण है, ईडी की दबिश है, सीबीआई की दबिश है, उस चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि कोई बहती या डूबती हुई नाव में सवार नहीं होना चाहता। तो क्या दिखता क्या है, सिनेरियो कैसे दिखते हैं? देखिए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं खुद NSY यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, तो मेरी बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस और NSY के जो आज कार्यकर्ता उनसे मित्रता है, और जो आज कांग्रेस के बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए, उनका कहना है कि जो 22 जनवरी के बाद से जो माहौल बदला है देश का,
22 जनवरी के बाद जो देश में एक हिंदुत्व का, एक भगवा का, एक राम का जो लहर बनी, और इन्होंने कांग्रेस में जो बड़ी गलती की, जो न्योता ठुकरा के, कांग्रेसियों का ये कहना कि भाई साहब हम अपने घर में, अपने लोगों को, अपने घर में, अपने परिवार को अब ये बोलने में शर्म आती कि हम कांग्रेसी। अच्छा। कहीं ना कहीं वो भी आहत कि ये उसने जो बड़ी गलती की है कांग्रेस ने, वो अब इसलिए बड़ी तेज़ी से जो कांग्रेस से जुड़े, जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक राम है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावना है, कहीं ना कहीं वो अब तेज़ी से कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस जो है कुछ ना हिंदुत्व के खिलाफ या राम के खिलाफ जाके दूसरे वर्ग विशेष को खुश करने के चक्कर में, तुष्टिकरण करने के चक्कर में ये जो सब कर रही है, उसका नुकसान हो रहा है। ये संतोष यादव हैं, काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, और हमने कोशिश की कि आपस की एक ऐसी बातचीत हो जाए, कैसी डिबेट हो जाए जिसमें सारे सीन को समझा जा सके, उनका भी नज़रिया और मैंने जो अपना नज़रिया, और आप इन नज़रियों के बारे में आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, उन विषयों को लिखिएगा। हो सकता है मुझसे भी कई, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कई सवाल छूट गए होंगे जिन विषयों पर बात होनी चाहिए थे। आप उन विषयों को रखिएगा ताकि आपकी सलाह के अनुसार भी मैं अगली बार उन विषयों को ला सकूं इस तरह की बातचीत में। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और यूट्यूब पे लाइक कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और फेसबुक पे भी आपसे एक विनती है कि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है, ये ज़रूर करते रहिएगा और उसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। बहुत सारे लोगों तक ये बातचीत पहुँचनी चाहिए। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट ABK। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठे हैं, और इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि ये हम प्रत्याशी हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ा। विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि पूर्व सांसद जो तारा सिंह साहू, उनके पुत्र का जो है सपोर्ट मिल रहा है, और साहू समाज का जो वोट है उनको पूरा मिलेगा। मतलब उनको अब भरोसा नहीं रहा खुद पे, अब उनको खुद पे भरोसा नहीं है, उसे दीपक ताराचंद साहू जी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है साहू समाज पे? हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ पे भरोसा है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की जीत के आसार शून्य नजर आ रहे हैं। पहले तो बहुत फेंकते थे, 2014 में इतना फेंके, इतने फेंके कि आज तक के वो संभाल नहीं पाए लोग। 2019 में भी बहुत फेंका, 2024 फेंकने कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। उनके जो संकल्प पत्र जारी होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है, उसके पास कहने कुछ नहीं है। मतदाता के पास जाके वोट मांगने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो तो पहले से मिल रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में बल्कि कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति 5 किलो हो गया, वो तो और नुकसान हो गया छत्तीसगढ़ में। मेरे से तो मुलाकात हुई नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं, अब लोकसभा उसको पटकन ही देंगे। बोल रहे अंदर से हम आशीर्वाद मिल रहा है। ये अंदर बाहर कुछ नहीं होता, जो हमारे अंदर में वही बाहर है। राजेंद्र साहू हमारे गुरु भाई हैं, वादे चंद्राकर के ये बड़े चेले हैं, दूसरा मैं हूँ, तीसरा ही बगल में खड़ा है। तो हम लोग राजनीतिक परिवार के दम नहीं है बोला जा रहा है। अजय कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम नहीं है बोला जा रहा है। बखला गए हैं कांग्रेस घोषणा पत्र देख के, क्योंकि उन्होंने जो महालक्ष्मी योजना, मनरेगा मजदूर, शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा की तर्ज पे यहाँ रोजगार देने के बाद किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपज मूल्य मिलना, और ऋण माफ़ी योजना भी, और उसके साथ साथ 30 लाख जो पद खाली हैं देश में, उसको भरने की बात हो रही है। और सबसे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं आज राजेंद्र साहू जी के जो नाम निर्देशन है वहाँ के लिए रविंद्र चौबे साहब और भूपेश बघेल जी आए, क्या कहना है सर? कांग्रेस जीतेगी छत्तीसगढ़ में, इस बार पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी जी। जिस तरह से जो कांग्रेस के ऊपर जो बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाती आ रही है, महतारी वंदन योजना को सुपरसीड कर दिया कह रहे हैं वो लोग, और अभी भी जो घोषणा पत्र है वो कह रहे हैं कि सर्व जो लोग हैं उनके लिए। तो कृषि विशेष रूप से देखता हूँ, आदरणीय मोदी जी का जो घोषणा पत्र है उसमें किसान के बारे में सब कुछ शून्य है जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो ईडी वगैरह के छापे पड़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन तक ये सब चलेगा? अंततः कांग्रेस की जीत होगी। जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अब कुछ लोग अपने अन्य कार्यों के कारण दबाव में रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, लोकतंत्र है। ऐसा तो नहीं कि डूबती नाव में कोई रखना नहीं चाहता? कुछ है नहीं, कांग्रेस एक तरफा जीतेगी।
साहू जी भी आवत है। घोषणा पत्र को लेकर क्या कहना है बीजेपी? घोषणा पत्र बहुत अच्छा है और सर्वस्पर्शी है, सार्वभौमिक है, सर्व कल्याणकारी है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और ये घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है, ये विश्वास पत्र है और विश्वास के आधार पे जनता जनार्दन के बीच में हम जाएंगे।